हॅलो आणि नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं लोकमतच्या आजच्या लाईव्हमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे डॉक्टर्स डे, तर त्यामुळे डॉक्टर्स डे निमित्त सगळ्या डॉक्टर्सना खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण डॉक्टर्स डे निमित्त काहीतरी खूप महत्त्वाच्या विषयी चर्चा करणार आहोत आणि त्या चर्चेचा विषय आहे डायबिटिक सर्जरी. आणि त्याच्याबद्दल जी माहिती आपल्याला देणार आहे ते आहेत डॉक्टर अमेन गोयल सर. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाईव्ह में. यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती द्यायचं झालं तर ते सीनियर कन्सल्टंट बॅरिएट्रिक आणि त्याचबरोबर डायबिटिक सर्जन म्हणून वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में सध्या कार्यरत आहेत. तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है डायबिटिक सर्जरी. आज तक हमने देखा है कि डायबिटीज़ अगर किसी के घर में है तो वी ऑल आर आस्क्ड कि आप अरे नहीं, आपके दादाजी को था या आपकी मम्मी को था डायबिटीज़, तो यू टेक थोड़ा एक्स्ट्रा केयर. सो इज इट अ मिथ और रियली वन शुड टेक दिस काइंड ऑफ केयर? नहीं, डेफिनेटली अगर डायबिटीज़ किसी के फैमिली में है तो डायबिटिक तो एक आनुवांशिक या इनहेरिटेड डिजीज़ है और ये फैमिली में बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को हो सकती है. तो डेफिनेटली दे शुड बी केयरफुल और बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ केवल ब्लड शुगर की बात नहीं है. डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हार्ट अटैक होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं या किडनी फेल होती हैं. तो वो बहुत बड़ा इशू है और उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारियां हैं और बहुत कॉस्ट है उस बीमारियों की. तो अगर किसी के फैमिली में डायबिटीज़ है तो उनका इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. यस, एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर. डायबिटीज़ इस सब्जेक्ट की तरफ अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लगता है तो उन्हें क्यों लगना चाहिए कि ओके वन शुड टेक केयर पहले से ही, प्रायर केयर लेनी ज़रूरी है? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि डायबिटीज़ के केवल ये बात नहीं है, जैसे मैंने बोला ब्लड शुगर बढ़ने वाली बात है. इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वो बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं. हम लोग हार्ट अटैक की बात करते हैं, पर मेजर हार्ट अटैक्स उन्हीं में होते हैं जिनको डायबिटीज़ है. 50% किडनी फेलियर्स उन्हीं लोगों को होती है जिनको डायबिटीज़ है. और हार्ट ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादातर उन लोगों में होते हैं जिनको डायबिटीज़ है. ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स में वर्ल्ड वाइड किसी के एक लोअर लिम्ब कटता है, एम्पुटेशन होता है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है. तो ये बहुत मेजर इशू है. लोग उसको पीस मील देखते हैं और उसकी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ है, उसको रियलाइज़ नहीं करते. और एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इंडिया में 50% डायबिटीज़ जो है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, 50% लोगों को खुद को नहीं मालूम कि उनको डायबिटीज़ है. तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस ज़रूरी है, और जिन लोगों को डायग्नोसिस हो गया है उनको उसका ट्रीटमेंट सीरियसली लेना चाहिए. सर, अभी आपने कहते कहते ये बात कह दी कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. तो इसके पहले सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अर्लियर सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं? तो डायबिटीज़ के जनरली सिम्टम्स ऐसे हैं कि प्यास ज़्यादा लगना, या यूरिन ज़्यादा पास करना, या भूख ज़्यादा लगनी. ये जनरल सिम्टम्स हैं. कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है जिसकी वजह से डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है. तो इम्पॉर्टेंट ये है, जिनके फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है, कम से कम साल में एक बार अपनी वो शुगर्स चेक कर लें, हेल्थ चेकअप करा लें और अर्ली डायग्नोस करें. क्योंकि जिन लोगों को डायग्नोसिस जल्दी होता है उनको फिर कॉम्प्लिकेशंस डिले कर सकते हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद. पर अगर वो 4-5-6 साल बिना डायग्नोसिस करे उनको बीमारी है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उसका फिर कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है. बहुत से लोगों को बार बार ऐसे, जैसे फोड़ी बोलते हैं, पस के पस्ट्यूल्स बन सकते हैं बॉडी में जगह जगह, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन में. तो ऐसे अगर बार बार इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी है तो वो भी डायबिटीज़ में देखी गई है. और अभी कोविड में तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को ज़्यादा आईसीयू की ज़रूरत पड़ी और उन लोगों को ज़्यादा डेथ्स हुई कंपेयर टू जो लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी. जी, और डायबिटीज़ अभी समझो फॉर एग्जांपल किसी को पता चल गया है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो उसमें भी टाइप्स होते हैं, राइट? सो कौन सा टाइप में किस तरीके की केयर लेनी चाहिए? आई नो दिस इज़ अ वेरी हर डायबिटिक पेशेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस भी ये जानना पसंद करेगी. नहीं, ये बात बिल्कुल सही है. तो दो तरह की डायबिटीज़ है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है. तो टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली बचपन से होती है, पहले 5-10 साल में ही आ जाती है बच्चों को, और उसमें बहुत जल्दी इंसुलिन शुरू हो जाती है. वो लोग बिना इंसुलिन के सर्वाइव नहीं कर पाते. तो बचपन में ही 4-5 साल से इंसुलिन या 7-8 साल से इंसुलिन शुरू हो जाती है. वो टाइप 1 डायबिटीज़ है. दूसरी बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो जब एडल्ट होते हैं 30-35-40 साल के, तब डायबिटीज़ पहली बार प्रेजेंट करती है. और ये लोग शुरू में कई साल तक टैबलेट्स पे मैनेज हो सकते हैं.
Okay. या अपनी डाइट कंट्रोल करके शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, इनमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट बाद में आती है। तो दोनों से एकदम डिफरेंट है डायबिटीज़, सिर्फ नाम के लिए डायबिटीज़ है पर इनकी प्राइमरी प्रॉब्लम डिफरेंट है, उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है और लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी डिफरेंट हैं कि कितना सर्वाइवल है या कितने हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, वो डिफरेंट है। ज़्यादातर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही पाई जाती है। तो ऑलमोस्ट 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ है, केवल 10% लोग हैं जो जिन्हें बचपन से होती है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ओके, सो सर इसके लिए कुछ रेलिवेंट ट्रीटमेंट, या जैसे अभी हम डायबिटिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं, अब इसी के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अभी जो डायबिटिक सर्जरी के बारे में आप बताने वाले हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, मुझे जानना है कि ये सर्जरी एग्जैक्टली होती क्या है एंड व्हाट आर द आउटकम्स और किस तरीके की ट्रीटमेंट होती है। हाँ, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए सर्जरी करते हैं। ओके। टाइप 1 के लिए नहीं करते ये सर्जरी। टाइप 1 के लिए अभी कोई सर्जरी अवेलेबल नहीं है एट द मोमेंट, बट फ्यूचर में चांसेस हैं आने के। टाइप 2 के लिए करते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन भी बहुत सारी हैं, सब लोग जानते हैं, अलग अलग तरह की टैबलेट्स हैं, इंसुलिन है। पर वो मेडिसिन लेने के बाद भी 60% लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। और जब शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो ये सर्जरी जो है डायबिटीज सर्जरी, ये उन लोगों के लिए है जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। ओके। मेजॉरिटी वैसे ही लोग हैं, 60% से ज़्यादा लोग हैं जिनको, जैसे मुंबई जैसे सिटी में 70% लोग ऐसे हैं जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ये सर्जरी एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि अगर वो ये सर्जरी कराते हैं। ये की होल सर्जरी है, एक छोटे छोटे छेद से सर्जरी होती है, कोई बड़ा पेट पे कट नहीं होता। और इस सर्जरी से जो हम इंटेस्टाइन की सर्जरी करते हैं, इसमें आंतड़े की सर्जरी करते हैं, पेंक्रियास को टच नहीं करते, और उससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल हो जाता है। पेंक्रियास से ज़्यादा इंसुलिन बनने लगता है और जो इंसुलिन बन रहा है वो इफेक्टिव हो जाता है। तो ये सर्जरी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि अगर कोई 10 साल से भी इंसुलिन ले रहा है, हम सर्जरी करते हैं 2 या 3 दिन में उसका इंसुलिन पूरी तरह बंद हो जाता है। और जो दवाई भी ले रहे हैं वो मुश्किल से 15 दिन या 1 महीने में टैबलेट्स भी बंद हो जाती है। सो डायबिटीज़ के लिए ये सर्जरी एकदम, जैसे बोलते हैं ना, रिवॉल्यूशनरी सर्जरी है, रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट है मेडिकल साइंस का लास्ट 25 साल में, कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये डायबिटीज़ कोई लाइफ लॉन्ग डिजीज़ नहीं है। पहले बोलते थे कि एक बार डायबिटीज़ हो गई तो ज़िंदगी भर आपको दवाई लेना ज़रूरी है। अब इसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर दवाई ले, हो सकता है अगले 20 साल तक दवाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, हो सकता है 30 साल तक, डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सर्जरी कराते हैं। जो लोग जल्दी सर्जरी करते हैं उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे होते हैं। जो लोग समझिए 25 साल से किसी को डायबिटीज़ है, वो सर्जरी करा रहे हैं, शुगर उनकी कंट्रोल में रहेगी, पर ये हो सकता है अभी भी कुछ 1 या 2 गोली की ज़रूरत पड़े। पर ज़्यादातर लोग जो जल्दी आते हैं पहले 10 साल में, उनके लिए डायबिटीज़ सर्जरी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओके, तो ये डायबिटिक सर्जरी का एज ग्रुप क्या होगा? हम लोग बोलते हैं कि 18 से 70 साल के बीच में सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग इसी एज ग्रुप में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 72-73 साल के हैं और मेडिकली फिट है कि उनका ऑपरेशन हो सकता है, और उनके बच्चे लेके आते हैं कि हम अपनी मदर को चाहते हैं और 20 साल हमारे साथ रहें और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में चाहते हैं। तो उन लोगों को हम, अगर मेडिकली फिट हैं एनेस्थीसिया के लिए, तो उनको फिर हम लोग ऑपरेट करते हैं। ओके, इसके अलावा सर, सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद कौन से प्रिकॉशंस एक पर्टिकुलर पेशेंट ने लेनी ज़रूरी होते हैं? सर्जरी के पहले बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है। डेफिनेटली ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, तो पेशेंट ऐसा नहीं कि आज आए सुबह और शाम को ही ऑपरेशन करना है। तो पहले उनको पूरा ऑप्टिमाइज करते हैं, उनका हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग्स का फंक्शन सब असेस करते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल में लाते हैं इंसुलिन से या टैबलेट से, और उसके बाद ऑपरेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है। सर्जरी के बाद प्रिकॉशन जो लेते हैं वो ये है मेनली कि भाई लॉन्ग टर्म में पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वीट्स और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम नहीं खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो गई तो लाइसेंस मिल गया कि आप तीनों बार आप मीठा खाएं, है ना। वो तो एक नॉर्मल इंसान जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसे भी नहीं खाना चाहिए हेल्थ के रीज़न के लिए। तो उतना ध्यान रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में दिस सर्जरी इज़ वेरी सक्सेसफुल। ओके, ग्रेट।
खरं तर त्यांनी खूप महत्त्वाची माहिती दिली. आपल्या सगळ्यांनाच असं जाणवत राहतं किंवा आपल्या सगळ्यांच्या कानावर कधी ना कधीतरी अशा गोष्टी नक्कीच आलेल्या आहेत की त्यांना डायबिटीज झालंय म्हटल्यावरती आयुष्यभरासाठी त्यांना आता खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. पण डॉक्टर गोयल सरांनी आपल्याला खूप महत्त्वाच्या सर्जरीबद्दलची माहिती दिली आहे. आता आपण अजूनही जाणून घेऊया. तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आम्ही नक्कीच त्यांच्याकडनं त्या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणारच आहोत. सर, मेरा जो अगला सवाल है इट इज़ अबाउट डाइट. यू नो, डायबिटिक पेशेंट के लिए हमेशा बोला जाता है नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतने ही अमाउंट में खाना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू यू बीइंग अ डायबिटिक सर्जन, आपको अगर एक डायबिटिक पेशेंट को अगर उसका डाइट प्लान बताना होगा या फिर कुछ प्रिकॉशंस बताने होंगे, सो व्हाट वुड बी द ग्रेट टिप्स? तो देखिए, ऐसा है कि ये बहुत सारी चीज़ जो आप बोल रही हैं वो सही है कि डायबिटीज़ पर्सन को अपने खाने में कुछ चीज़ें कंट्रोल करना ज़रूरी है. और क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है कि नॉर्मल इंसान जब खाना खाता है तो सडन ग्रेजुअली शुगर बढ़ती है, और जब शुगर बढ़ती है तो उसके साथ इंसुलिन बढ़ती है बॉडी की. पर डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन नहीं बढ़ती. शुगर बढ़ी पर इंसुलिन नहीं बढ़ी. तो शुगर बढ़ती रहती है, फिर इंसुलिन उसे कंट्रोल करने के लिए बढ़ती नहीं है डायबिटिक पेशेंट में, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में. तो अगर वो ऐसा खाना खाए जिससे उसकी शुगर सडनली नहीं बढ़े तो वो बेटर है. तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जीआई इंडेक्स. ये सब लोग अपने दर्शक जो हैं वो गूगल पे देख सकते हैं. जीआई इंडेक्स अगर सर्च करेंगे तो सारे खानों के जीआई इंडेक्स आ जाते हैं. जितने इंडियन फूड, वेस्टर्न फूड, सबका जीआई इंडेक्स है कि वाइट राइस का क्या है, वाटरमेलन का जीआई इंडेक्स क्या है. और आप लोग सरप्राइज होंगे, बहुत सारे आइटम जिससे हम लोग हेल्दी मानते हैं जैसे वाटरमेलन है, इतना हाई जीआई इंडेक्स है कि किसी डायबिटीज़ वाले को कभी टच भी नहीं करना चाहिए वो. और हम लोग उसको बहुत हेल्दी मान के उसका फ्रूट जूस, वाटरमेलन जूस सबको पिलाते रहते हैं. सो साइंटिफिकली जो खाने का जीआई इंडेक्स 55 से कम है वो डायबिटीज पेशेंट्स को रेगुलरली खाना चाहिए. उन्हीं में से खाना चाहिए. 55 तो ये लो जीआई इंडेक्स बोलते हैं. जिनका 55 to 70 जिन खाने के आइटम है वो कभी कभी खाने चाहिए, और जिनका 70 के ऊपर है वो कभी नहीं खाने चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पता लगेगा, जिनको आप हेल्दी मानते हैं कि भाई जवार बहुत अच्छा है, पर जवार डायबिटिक्स के लिए कितना अच्छा है वो आप जीआई इंडेक्स से पता कर लीजिए. वाइट राइस या ब्राउन राइस में क्या डिफरेंस है वो जीआई इंडेक्स से पता कर लीजिए. तो अगर एक क्राइटेरिया डायबिटीज़ पेशेंट्स को सीखना है तो सिर्फ यह है कि अपना इंटरनेट पे जाके जीआई इंडेक्स ऑफ इंडियन फूड डाउनलोड कर लीजिए. 4-5 पेज की शीट आ जाएगी. उसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई हम वेजिटेरियन हैं तो हम ये खाते हैं. मोस्ट ऑफ अस ऑन अ वीकली बेसिस वो 8-10 तरह के आइटम्स ही रिपीट करते हैं. भाई वेजिटेबल्स हैं, नॉन वेज है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, राइस है और व्हीट्स हैं, सीरियल्स हैं. उनके जीआई इंडेक्स अगर सीख लिए और ये देख लिया कि भाई 55 से कम जीआई इंडेक्स वाला ही खाना हमें डायबिटीज़ पेशेंट्स को देना है. कभी कभी उनको शौक है किसी अच्छी चीज़ खाने का, मतलब जिसको अच्छी मानते हैं, तो 55 to 70 वाले, 70 के ऊपर वाले नहीं, क्योंकि वो एकदम शुगर बढ़ाते हैं और क्योंकि उनके पास इंसुलिन का रिजर्व नहीं है तो वो इंसुलिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाती जी. इट्स सो सिंपल. इसके लिए ना मेरे पास आने की ज़रूरत है, ना डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत है. एवरीबडी, सब लोग एजुकेटेड हैं आज की तारीख में. अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए जीआई इंडेक्स को डाउनलोड कर ले. क्वांटिटी कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है. क्वांटिटी तो उतना इंसान खाएगा ही जितना उसे नॉर्मली खाना चाहिए, जितना पेट भरेगा. एंड अनदर थिंग इज डायबिटिक्स को हैवी मील्स अवॉइड करने चाहिए. तो वन कैन हैव स्मॉल मील्स एंड फ्रीक्वेंट मील्स. तो ज़्यादा हैवी मील खाते हैं तो शुगर लोड बढ़ जाता है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, पर आपने ज़्यादा क्वांटिटी खाई तो फिर शुगर बढ़ जाएगी. तो स्मॉल मील्स खाएं, लो जीआई इंडेक्स फूड खाएं, और दिन में 6 मील खाएं, 7 मील खाएं. दे विल डू वेरी वेल. ओह नाइस. तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें हमारे लाइव में आ रहे हैं कि ब्लड शुगर लेवल वयानुसार किती असावी, मतलब ब्लड शुगर लेवल एज के हिसाब से कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि ये हर इंसान ये बोलता है कि अभी तो हमारी एज 72 है तो हमारी शुगर तो 125 तो नॉर्मल होती है, हमें डायबिटीज़ है इतने साल से, तो इससे कम होगी तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा. ऐसा एज से कोई ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है. हम लोग ये मानते हैं कि अगर शुगर 100 के नीचे है फास्टिंग, वो नॉन डायबिटिक है. 100 से 125 के बीच में है तो सॉर्ट ऑफ प्री डायबिटिक है, 125 के ऊपर है तो डायबिटिक है.
तो शुगर मेरे हिसाब से 125 से नीचे होनी चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं, और नॉन डायबिटिक हैं तो 100 के नीचे होनी चाहिए। फास्टिंग की बात है ये। ओके, आणि नेक्स्ट क्वेश्चन इज की तरुण वयात मधुमेह टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी? राज धुमाल यांनी हा प्रश्न विचारलाय। यंग एज में ही अगर डायबिटीज से बचना है, या फिर हमें पहले से पता है कि घर में किसी को डायबिटीज था, उसके पहले से ही यंग एज में कौन से मेन प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये प्रिकॉशन आप जितना जल्दी लेंगे उतना बेटर रिजल्ट रहेगा। तो प्रिकॉशन दो ही तरह के हैं। अपना वेट नहीं बढ़ने दीजिए। ये माना जाता है कि अगर आपका 25 किलो वेट बढ़ गया और आप आदमी हैं तो 40 टाइम्स ज़्यादा चांस है डायबिटीज़ होने के, और अगर आप लेडी हैं, वुमन हैं, तो 70 टाइम्स ज़्यादा है चांस डायबिटीज़ होने के, जस्ट 25 किलो वेट बढ़ने से। Oh my और ये God. तो मैं 25 किलो बोल रहा हूँ, मैं अगर 5 किलो बोलूँ तो भी बढ़ता है, 15 किलो पे भी बढ़ता है। सो ओबेसिटी इज अ ग्रेट डिटर्मिनेंट। ओबेसिटी डिसाइड करता है कि आपका कितना ब्लड शुगर बढ़ेगा या कितना चांसेस है डायबिटीज होने के, नंबर 1। और सेकंड प्रिकॉशन जो लेनी है वो एक्सरसाइज है। वेट कितना भी हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का जो शुगर एब्जॉर्ब करता है, जो शुगर को यूज करता है। ओके, तो अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं तो ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस नहीं है, बिकॉज ब्लड से जो शुगर है वो मसल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्सरसाइज एंड मेंटेनिंग वेट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के बारे में ऑलरेडी बोल दिया जी, कि मैं तो डायबिटीज के लिए बोल रहा था, मैं नॉन डायबिटिक्स के लिए भी वही वैलिड है कि अगर आपको लो जीआई फूड लेंगे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। नॉन डायबिटिक कभी हाई जीआई फूड भी खा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट फ्रूट जूसेस शुड बी अवॉइडेड बाय एवरीवन। समहाउ मीडिया में ये बहुत कुछ स्प्रेड हो चुका है कि फ्रूट जूस आर हेल्दी और ये वाला जूस बेटर है, ये नेचुरल है। कोई भी फ्रूट जूस है उसमें जो स्वीटनेस है वो फ्रक्टोज से आती है। फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ओके, सो अगर किसी को फ्रूट्स का शौक है तो फ्रूट्स खाइए, जूस मत पीजिए, क्योंकि जूस में शुगर मल्टीप्लाई होती है। जैसे आप एक एप्पल खाते हैं तो एक एप्पल खाते हैं, पर जब आप एक गिलास एप्पल जूस पीते हैं तो उसमें 3 एप्पल होते हैं, तो आपको 3 टाइम्स शुगर मिल रही है, और उसे आपने छान करके पिया तो फाइबर भी निकाल दिया आपने, तो उसका बेनिफिट है वो निकाल दिया, और जो अनहेल्दी पार्ट है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर एक मैसेज ले जाना है आज कि भाई आज हेल्दी कैसे रहना है, अवॉइड फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए, सबको खाने चाहिए, पर फ्रूट जूसेस जनरली एक अवॉइड करने चाहिए। खूप महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली आहे, कारण की साधारण उन्हाळा म्हटला की आपल्या सगळ्यांनाच तहान खूप लागते आणि फक्त पाणी पिऊन तहान भागत नाही असं आपल्या प्रत्येकाची तक्रार असते, आणि त्यावेळेला आपण काय करतो तो जातो आणि फ्रूट ज्यूसेस घेतो। तर त्यांनी खूप महत्त्वाची माहिती दिली है त्याबद्दल। सर, जो अगला सवाल है वो दिलीप बने उन्होंने पूछा है, मधुमेह असेल तर मांसाहार चालतो का? असेल तर किती प्रमाणात सेवन करावं? अगर डायबिटीज है तो नॉनवेज इज प्रेफरेबल, एंड कितने अमाउंट में होना चाहिए? इज दैट प्रेफरेबल? नॉनवेज में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, तो नॉनवेज का डायबिटीज से कोई मतलब नहीं है। आप नॉनवेज खा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉनवेज में फैट ज़्यादा होते हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और फैट्स भी होते हैं, तो इसके लिए बी वेरी केयरफुल। आप नॉनवेज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटिक्स को। क्वांटिटी शुड बी डिसाइडेड कि आपको कितनी भूख लग रही है और कितना आप नॉर्मली खाते हैं। बस चांसेस ये हैं कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वेट बढ़ने का चांस है, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं। तो जनरली नॉनवेज में जैसे आजकल बोलते हैं वाइट मीट खाना चाहिए, विदाउट स्किन खाना चाहिए। इंडियंस तो जनरली विदाउट स्किन ही खाते हैं, तो फिश है या चिकन है, दे आर बेटर। बट वंस इन अ वाइल अगर रेड मीट भी खाना है तो इट्स नॉट अ बिग डील। वन हैज टू, एक नॉर्मल लाइफ तो जीना ही चाहिए ना इंसान को। ऐसा तो हम मना नहीं कर रहे कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए। अगर आपको रेड मीट पसंद है, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक खा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल नहीं है। जी, जो हमारा अगला सवाल है श्रद्धा सोनावणे उन्होंने पूछा है, शुगर असलेल्याने उसाचा रस पिणं फायदेशीर आहे की धोकादायक? इफ यू आर हैविंग डायबिटीज, शुगर केन जूस तुम्हारे लिए कितना? सेम प्रॉब्लम, यू नो, शुगर केन इज बाय नेम इज शुगर केन, उसमें तो शक्कर ही है। सो यू नो, जूसेस, फ्रूट जूसेस और शुगर केन जूस इज डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल। ऑलराइट, तो इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट है
डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि ये एकदम सडन शुगर बढ़ाता है और फिर वो शुगर बहुत देर तक बढ़ी रहती है। तो खाली कि हम चाय में शक्कर नहीं डालते और शुगर फ्री लेके चाय पीते हैं, तो बाहर जाके शुगर के जूस पीते हैं। इससे अच्छा तो आप चाय, 1 कप चाय में 1 चम्मच शक्कर डाल लीजिए, वो बेटर है बजाय शुगर के जूस पीने के। सो टू गिव द करेक्ट मैसेज, अवॉइड एनीथिंग जिससे शुगर रैपिडली रिलीज होती है बॉडी में। शुगर केन जूस भी हो सकता है, चाय की शुगर भी हो सकती है, फ्रूट जूसेस में भी होता है, या स्वीट्स हैं, है ना, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आइटम्स ऐसे हैं जो डायबिटिक्स को क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट करके खाने चाहिए। ओके जो आइटम वो ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं, जैसे आपके किसी दर्शक ने पूछा, नॉन वेज खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, या वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स या अदर वेजिटेबल्स भी वो खा सकते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स हैं, या जैसे अपने ब्राउन राइस है या होल व्हीट चपातीज है। तो क्या अवॉइड करना है? जो मैदा के आइटम्स हैं, है ना, मैदा के सूजी के आइटम्स हैं, नान है या ब्रेड है, वाइट ब्रेड है। तो ये कंटिन्यूस बैटल है, इसका कोई एक दिन में सॉल्यूशन नहीं है। जी। आप बाहर जाके पूछिए, ब्राउन ब्रेड है तो ब्राउन ब्रेड पूछिए, इसमें मैदा यूज कर रहे हैं। पहला आइटम किसी भी पैक्ड प्रोडक्ट में जो फर्स्ट आइटम लिखा होता है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी परसेंटेज में होता है। ओके तो आप जैसे अगर आप ब्राउन ब्रेड भी खरीदे तो उसमें पहला लिखा होगा रिफाइंड फ्लावर, मतलब उसमें मैदा है ज्यादा क्वांटिटी में। नाम के लिए ब्राउन ब्रेड है, उसमें होल व्हीट भी है, पर रिफाइंड फ्लावर अगर 65% होगा तो होल व्हीट 30% होगा। ओके तो दैट इज सो इट्स वेरी सिंपल कि एज अ एजुकेटेड क्लास हम लोग उसको खुद पढ़ें, खुद डिसाइड करें, शॉपकीपर से पूछें कि इसमें क्या है, और उसके बाद ऐसे आइटम अवॉइड करें सभी के लिए। ग्रेट. सरांनी एकंदरीत आपल्याला सांगितलं आहे आणि टिप्स दिले आहेत की जर आपला डाएट आणि तुम्ही डायबिटिक पेशंट असाल तर तुमचा डाएट कसा असायला हवा आहे. खूप सारे प्रश्न आहेत, सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं घेण्याचा आपण प्रयत्न नक्कीच करूयात. आपल्याकडे टाईमही थोडासा आहे, पण तरी मी पटापट प्रश्न नक्कीच विचारून घेते त्यांना. सर, करण भोईर जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने पूछा है, व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट, डायबिटिक सर्जरी. सो करण, बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स. एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए. और डायबिटीज केवल शुगर की बात नहीं है. एक डायबिटीज को अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं तो उसका हमें एक बोलते हैं लीगेसी इफेक्ट होता है. अगर आपने 1 साल शुगर कंट्रोल रखी तो हो सकता है आपके कॉम्प्लिकेशन 5 साल बाद आए. आप समझिए, अगर आप दवाइयों से भी शुगर कंट्रोल रखते हैं, अपना नॉर्मल शुगर रखते हैं, तो आपके कॉम्प्लिकेशन जो भी होने वाले हैं, चाहे हार्ट अटैक होने वाला है, चाहे ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है, हो सकता है वो 5 साल बाद आए. इस सर्जरी के बाद, डायबिटीज सर्जरी के बाद, हम लोग ऑन एन एवरेज 10 से 15 साल तक शुगर नॉर्मल रखने की क्लेम करते हैं कि नॉर्मल रहती है. स्टैटिस्टिक्स है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है. अगर 10-15 साल शुगर विदाउट मेडिसिन नॉर्मल रहती है, हो सकता है आपके जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं वो अगले 30 साल तक नहीं आए, 40 साल तक नहीं आए. तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खाली शुगर नॉर्मल रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म में कितना हम कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है जी. तो ये इसके बाद ऑलमोस्ट 65% पेशेंट के, 65% पेशेंट्स के शुगर नॉर्मल हो जाती है, दवाई बंद हो जाती है. बाकी 35% का क्या हुआ, उनकी भी शुगर नॉर्मल हो जाती है, पर हो सकता है वो 1 या 2 गोली लें. ये कौन है वो 35% लोग जिनको डायबिटीज 15 साल से है, 30 साल से है, जो दिन में 3 बार इंसुलिन ले रहे हैं. तो जिनको एडवांस डिजीज है उनको हो सकता है 1-2 गोली या 2-3 गोली लेनी पड़े, पर उनकी शुगर हमेशा नॉर्मल रहेगी. HbA1c 7 के नीचे रहेगा. ठीक है. ओके. और जो लोग अर्ली फेज में आ रहे हैं उनकी दवाई भी बंद हो जाती है और शुगर भी नॉर्मल होती है. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट. और समहाउ इतना मीडिया नॉइज के बीच में डॉक्टर्स को और मेडिकल इश्यूज को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती. बट इस कंट्री में 16 से 17% पॉपुलेशन डायबिटीज से सफ़र कर रही है. कुछ स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु में, केरला में 30% पेशेंट्स, 30% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है. जैसे अगर इस वक्त हम रूम में 10 लोग बैठे हैं तो 3 लोगों को डायबिटीज़ होगी अगर हम तमिलनाडु में बैठे हैं. सो ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में डायबिटीज़ है. कोई फैमिली ऐसी नहीं है जहाँ डायबिटीज़ नहीं है.
जी और वो लोग इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं। और ये एक समझिए 40 मिनट की सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, एक नाइट या 2 नाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, एंड इसका लाइफ टर्म एडवांटेज मिल सकता है। खूप महत्त्वाची माहिती होती आणि माझ्या मते तुम्हाला त्याचं उत्तर नक्कीच मिळालेलं असणार आहे तुमच्या प्रश्नाचं. पुढचा जो प्रश्न आहे अमित चव्हाण, ते आपले जे व्ह्युअर आहेत त्यांनी विचारलंय, फॅमिलीमध्ये कोणाला मधुमेह असेल तर किती टक्के जेनेटिक असू शकतं? आई गॉट इट। तो जेनेटिक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर ये फैमिलीज़ में अनुवांशिक वे में ही इनहेरिट होता है, पर उसके अलावा भी बहुत से लोग जो अपना हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे या जो रेगुलर डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे, उनमें चांसेस हैं कि ये अपना बिना अनुवांशिक हुए भी आ जाता है। पर ज़्यादातर लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल फादर मदर को हो तभी आपको आएगा, हो सकता है आपके ग्रैंडफादर को हो, नानी को हो, दादा को हो या किसी और को फैमिली में हो, और वहाँ से वो ट्रेट नई जनरेशन में आ जाए। ओ माय गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेखर, उन्होंने पूछा है हाउ टू इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ इन डायबिटिक? शेखर, इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है, एक्सरसाइज। आई मीन फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का और क्या तरीका है? फिजिकल स्ट्रेंथ बैठ के तो बढ़ती नहीं, सोचने से भी नहीं बढ़ती। तो चाहे डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो, देर आर वेरी सिंपल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्सरसाइज। जो भी रिपीटेटिव एक्ट है जो मिनिमम 10 मिनट के लिए किया जाता है उसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं। चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप स्विम कर रहे हो, चाहे आप कोई एक्टिव स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जैसे कि रैकेट स्पोर्ट जिसको बोलते हैं हम, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश टाइप का स्पोर्ट, या जिम जाते हो या योगा करते हो, तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करती है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, तो वो फिजिकल एक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ती है जी। खाली स्ट्रेचिंग, तो योगा अलग अलग तरह के हैं। योगा में खाली स्ट्रेचिंग करने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, पर देर आर टाइप्स ऑफ योगा जिसमें आप अपना मसल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव कर सकते हैं। एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़, या आपके लाइफ स्टाइल में ऐसा बिल्ट इन कर लें आप, जैसे अगर आप मुंबई में हैं, आप ट्रेन से आते हैं, तो बजाय आपका ऑफिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, बजाय ऑटो लेने के अगर आप वॉक करके जाएं सुबह भी शाम भी रेगुलरली, दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, बिकॉज अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो दैट इज एन एक्सरसाइज। सो एनी एंड दैट इज प्रोबेबली द बेटर वे। अगर आप लाइफ स्टाइल में बिल्ट इन कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी, वो बेटर है, क्योंकि दैट यू कैन मेंटेन मोर इन लॉन्ग टर्म रादर देन सेइंग कि मैं कल जिम जाऊंगा, आज नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि रेन्स हो रही है। पर वॉकिंग अगर करते हैं तो देन यू नो कि ये मैं डेली करता ही हूँ और मेरे लिए ये हेल्दी है। ग्रेट, खूप महत्त्वाची त्यांनी माहिती दिली आहे की तुम्ही नॉर्मल रूटीनमध्ये सुद्धा कसं स्वतःला फिट ठेवू शकताय. बरं, पुढचा जो प्रश्न आहे योगेश वेलापूर, इन्होंने पूछा है मधुमेहमध्ये किडनी वर्क आणि युरिन मधून प्रोटीन जात असेल तर उपाययोजना करता येतात का? शुगर कंट्रोल असेल पण प्रोटीन प्रमाण जास्त असेल तर उपाय काय सुचवावेत? सो डायबिटीज में किडनी पे बहुत इफेक्ट होता है। वन ऑफ द ऑर्गन्स जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो किडनीज होती है। किडनी, हार्ट एंड ब्रेन, ओके, ये 3 सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है डायबिटीज़ में। एंड आईज एंड फीट सब में इफेक्ट है। तो किडनीज में जब इफेक्ट होता है, और किडनीज में इसलिए इफेक्ट होता है कि पहले शुगर जाती है यूरिन में और उसके बाद प्रोटीन्स जाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो उसको रोकने का बहुत दवाइयाँ हैं जिनसे वो कंट्रोल में हो सकता है, पर जनरली वो उसे रोक सकते हैं पर कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते। ओके, अगर हम डायबिटीज सर्जरी करते हैं तो एक बहुत सब्सटेंशियल नंबर में डायबिटीज, इसको हम डायबिटीज नेफ्रोपैथी बोलते हैं, मतलब किडनी पे इफेक्ट है। ये जो डायबिटीज नेफ्रोपैथी है बहुत सारे पेशेंट्स में रिवर्स हो जाती है जी। स्पेसिफिकली इनके कोई रिलेटिव हैं जिनको रिवर्स करनी है, वो मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता प्रोग्राम में, बिकॉज रिपोर्ट देख के करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में डायबिटीज नेफ्रोपैथी सर्जरी के बाद रिवर्स हो जाती है। डायबिटीज नेफ्रोपैथी नॉर्मली किसी भी तरह से रिवर्स नहीं हो सकती। ओके, द ओनली ऑप्शन आज की तारीख में जो अवेलेबल है वो डायबिटीज सर्जरी है, जो एक समझिए 60% पेशेंट्स में रिवर्स हो सकती है। ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जो हमारा अगला सवाल है, ओके, प्रदीप पालीवाल, आपले जे व्ह्युअर आहेत त्यांनी विचारले कॅन डायबिटिक पर्सन डोनेट ब्लड, इज हिज क्वेश्चन? व्हाई नॉट?
डायबिटीज में तो नॉर्मल लाइफ है, आप ब्लड डोनेट करिए, हर 3 महीने में डोनेट करिए, यू विल गेट ब्लेसिंग्स ऑफ सो मेनी पीपल। बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डायबिटीज में ब्लड डोनेशन करने के लिए। ओके, आपल्याकडे वेळ कमी असल्या कारणाने फार फटाफट प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोच आहोत. इज डायबिटिक सर्जरी अ परमनंट सोल्युशन फॉर लाईफ टाइम? नितीन खरे जे आपले व्ह्यूअर आहेत त्यांनी आपल्याला हा प्रश्न विचारला. नितिन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। परमानेंट तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, भगवान भी हमें परमानेंट करके नहीं भेजता, बट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। डायबिटीज सर्जरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप एक टाइम बाउंड ज़िंदगी नहीं जीते। जिन लोगों को इंसुलिन लेना होता है, दिन में 3 बार इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन के पहले हर बार ब्लड शुगर चेक करते हैं, फिर अपना इंसुलिन लेते हैं, फिर 15 मिनट में खाना खाना है। अब आप सोचिए, अगर आप रात को 2 बजे कहीं हाईवे पे जा रहे हो, आपको रास्ते में ढाबे पे बैठ के खाना खाना है, तो पहले अपना किट निकालिए, पहले ब्लड शुगर चेक करिए, फिर इंसुलिन लगाइए, फिर खाना खाइए। अब इससे फ्रीडम मिल जाती है, आप किसी भी टाइम कहीं भी बैठ के खाना खा सकते हैं, ना आपको ब्लड शुगर चेक किट साथ में रखना है, ना इंसुलिन रखनी है, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अब ये कितने साल जी सकते हैं, इसका अभी ये सर्जरी 2008 में पहली बार इंडिया में हम लोगों ने की थी, अभी 14 साल हो गए। 14 साल के रिजल्ट्स हमारे पास है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स की अपनी शुगर मेंटेन कर रहे हैं। क्या ये अगले 40 साल तक मेंटेन करेंगे? जब हम 40 साल पहुंच जाएंगे आपको बताएंगे। पर 14 साल भी अगर किसी की शुगर मेंटेन होती है तो प्रोबेबली अगले 30 साल तक उसके हार्ट डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। यू हैव टू रियलाइज द कॉस्ट एंड द हेल्थ इश्यूज जो इन जो बीमारियां मैं बार बार बोल रहा हूँ उसके साथ एसोसिएटेड है। अगर एक बार हार्ट अटैक होता है 5 से 6 लाख रुपए आपके स्टेंट्स और दुनिया भर के ट्रीटमेंट में लगते हैं। किडनी फेलियर होता है, आपको ऑल्टरनेट डे डायलिसिस पे जाना पड़ता है, रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक होता है, वॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज। सब लोग डायबिटीज को सिर्फ ब्लड शुगर से कनेक्ट करते हैं। डायबिटीज इज नॉट अबाउट ब्लड शुगर, डायबिटीज इज अबाउट लॉन्ग टर्म हेल्थ। व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, नॉर्मल मे मध्ये शुगर आहे की नाही हे कसं समजायचं? अश्विनी देवगडे हे जे आपले व्ह्यूअर आहेत त्यांनी आपल्याला हा प्रश्न विचारलाय. अश्विनी, शुगर तो सबको है, नॉर्मल शुगर तो सबको होनी चाहिए, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो शुगर सबको है। आप जो पूछ रहे हैं कि क्या वो शुगर बढ़ी हुई है, तो जनरली ये पता करना बहुत मुश्किल है। बेस्ट थिंग इज़ कि आप जब अपना हेल्थ चेकअप कराएं, आजकल तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स साल में एक बार कराते ही हैं, 2 साल में कराते हैं। एक बार अपनी ब्लड शुगर चेक करा लीजिए, एक रैंडम शुगर चेक करा लीजिए, उसमें पता लग जाएगा कि आपकी शुगर कितनी है। तो अगर 100 से ज़्यादा है फास्टिंग, 100 से 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं, 125 के ऊपर है तो डायबिटिक हैं। इतना ही चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और एक बार पता लग गया तो फिर उसे ओवरलुक मत करिए कि मेरी तो 105 ही आई है, अभी तो डॉक्टर गोयल ने 100 बोला था तो 105 है, अभी तो नॉर्मल हूँ। ऐसा नहीं है, दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक। तो अब एफर्ट करना चालू कर दीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो जिम जाना शुरू कर दीजिए, स्विमिंग करना शुरू कर दीजिए, आपकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी। आप अपना डाइट पे जो मैंने बताया वो जीआई फूड वो कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपको अगले 5 या 10 साल तक दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी। सर, आपने बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स थे उनके सवालों के बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आएंगे, क्योंकि यूजुअली बहुत बार हम इसके बारे में रिसर्च करने बैठ जाते हैं तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में से वी गो थ्रू, वी रीड अबाउट इट और फिर पता चलने लग जाता है ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन आज आपने बहुत ही ईजी तरीके से हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट डायबिटीज़ एंड अबाउट डायबिटिक सर्जरी एज वेल। एंड फ्रॉम ऑल ऑफ the viewers and from my end also happy Doctors Day sir, and thank you so much कि आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला एंड हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थँक्यू ऐश्वर्या, थँक्यू. तर अशा पद्धतीने आपण जे आज कव्हर केलेले आहे, खूप महत्त्वाचे टॉपिक्स होते बरोबर. तुम्ही पण खूप सारे प्रश्न विचारले, प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत बसणं, आपल्याकडे टाइम कमी आहे त्यामुळे सगळेच प्रश्न नाही घेता आले. तर तुम्ही अजून काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंटमध्ये नक्की द्या. आम्ही नक्कीच डॉक्टरांच्या एंड थ्रू आम्ही तुम्हाला त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. आणि या लाईव्हमध्ये जॉईन झाल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप आभार. परत एकदा डॉक्टर्स डे निमित्त सगळ्या डॉक्टर्सना हॅपी डॉक्टर्स डे. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग लोकमत. स्टे ट्यून्ड.